Assalamu alaikum, dear class. So today we are going to talk about quantitative and qualitative research. इसका हम comparison देखेंगे, definitions and आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे types of quantitative research को. So ये हमारे learning outcomes है, जिसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि what is quantitative research and what is qualitative research. इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कि इनके पैराडाइम्स में जो है वो डिफरेंस क्या है, कौन सा पैराडाइम पॉजिटिविज्म वाला है और कौन सा कंस्ट्रक्टिविज्म है या नेचुरलिस्टिक है. इसके बाद हम फिर आज जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे. इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, फिर कोरिलेशनल रिसर्च, इसके बाद क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे. एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट phenomenology, which is qualitative research, grounded theory, ethnography and historical research. So ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे. वैसे अगर हम जनरली देखें सो क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो ज़्यादातर काम होता है वो नंबर्स के साथ होता है एंड मेजरमेंट्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो हम नंबर में इसको प्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको हम प्रेजेंट करते हैं. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसका ज़्यादातर काम होता है मीनिंग के साथ, ह्यूमन जो एक्सपीरियंसेस है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस, उसके साथ इसका काम होता है. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स अगर हम देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल, ये चार मेन टाइप्स है. DCQE से इसको हम याद करते हैं, DCQE. नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ पे क्वालिटेटिव में फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च पे बात करेंगे. फिलहाल हम क्वांटिटेटिव पे फोकस करेंगे एंड जस्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के कंपैरिजन पे. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को अगर हम देखेंगे, हमारे पास आएंगे लेवल्स होते हैं ना, लेवल 1, 2 एंड 3 स्टडी जिसको हम कहते हैं. सो टॉप पे लेवल 3 है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस. सबसे जो टॉप पे है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, द मोस्ट एक्यूरेट रिसर्च जिसको हम कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहते हैं. और इसमें फिर खासकर जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड है. आगे इसके हम फीचर्स वगैरह देखेंगे. इसके साथ क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल, ये दोनों जो है लेवल 3 स्टडीज़ है. फिर सर्वे डिज़ाइन, जैसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करते हैं, जो कंपैरिजन हम करते हैं या कोरिलेशन करते हैं, दैट इज लेवल 2 स्टडीज. एंड जस्ट हम अगर कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है, दैट इज लेवल 1 स्टडी. आगे हम इसके एग्जांपल के साथ एक एक देखते हैं. सो क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर हम देखेंगे, सो इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट और कंट्रोल फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि इसमें जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर्स, ठीक है. इतने परसेंट आप लोग जो है उनको डिजीज है, इतने परसेंट लोगों को डिजीज नहीं है. 75% लोगों ने जब एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल को फॉलो किया तो उन्होंने वेट लॉस किया, 25% लोगों ने वेट लॉस नहीं किया. तो इसी ये है क्वांटिटेटिव स्टडी, क्वांटिटी, नंबर. तो इससे हम किसी फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो, फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ओबेसिटी है, दिस इज नाउ अ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, और हम चाहते हैं कि इनमें हम एक इंटरवेंशन करते हैं या एक्सरसाइज प्रोग्राम इनमें जो है वो हम करवाते हैं इन लोगों को, तो इनका वेट कम होता है कि नहीं होता. तो फिर डेली कितने मिनट का जो है हम एक्सरसाइज इनको ये देते हैं, 30 मिनट या 1 घंटा, तो ये नंबर्स है. और इससे कितने लोगों का वेट कम होता है, तो ये भी नंबर्स है, कितने लोगों का, ठीक है. क्वालिटेटिव रिसर्च का अगर हम देखेंगे तो इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमेना टिपिकली इन एन इन डेप्थ एंड होलिस्टिक फैशन.
थ्रू द कलेक्शन ऑफ रिच नैरेटिव मटेरियल्स। इसमें ये होता है कि हम, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्चेज होते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्चेज होते हैं, तो इसमें ये होता है कि हम वहाँ पे नैरेटिव को देखते हैं, एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो फॉर्मल है, ऑब्जेक्टिव है। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव है। आगे हम इसके डिफरेंशिएशन के लिए टेबल मैंने बनाया है, तो उसमें हमें पता चलेगा। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव सॉरी, ऑब्जेक्टिव है एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर जनरेटिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया में जो हम कहते हैं ना कि इतने परसेंट लोग डायबिटीज है, इतने परसेंट लोग डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, इतने परसेंट लोग जो है वो लंग कैंसर के है। दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है लेवल ऑफ रीजनिंग, मैंने बताया था ना, एक डिडक्टिव है और एक इंडक्टिव रीजनिंग है। सो डिडक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। सो मूविंग फ्रॉम अ जनरल थ्योरी टू स्पेसिफिक टेस्टेबल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो एक्सरसाइज है वो जो है वेट लॉस में हेल्प करता है, तो हम फिर से हाइपोथेसिस बनाते हैं और इसी को टेस्ट करते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो वाकई वो वेट लॉस होता है कि नहीं। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग। सो इसमें जो रीजनिंग है वो डिडक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर, ये ऑब्जेक्टिव होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ रिसर्चर। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास आता है, हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो सारा जो है वो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा ही होता है। आखिर में इसको हम प्रेजेंट जब करते हैं वर्ड में ही करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा होता है। एंड स्ट्रक्चर होता है ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हम इसके लिए बनाते हैं, यानी हम डिज़ाइन पहले सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा डिज़ाइन यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन यूज़ करेंगे, क्रॉस सेक्शन होगा, केस स्टडी होगा, केस कंट्रोल होगा। ठीक है, कोरिलेशन हम करवा रहे हैं कि कंपैरिजन है, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल है, तो पहले से एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के साथ हम चलते हैं। क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि ये एन इंक्वायरी अप्रोच रूटेड इन द सोशल साइंसेस। ठीक है, that focuses on understanding the lived experience, meanings, perceptions and social processes of people। इसमें ना बेसिकली आप ये याद रखें कि यहाँ पे हम लोगों का जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है वो देखते हैं कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई 2005 का आप अर्थक्वेक ले लें, जैसे वो बालाकोट और इन एरियाज में वो जलजला हुआ था, तो वहां पे आपको पता है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हुए थे। वहां पे जो लोग मरे थे और जो जख्मी हुए थे, तो अब वहां पे जाके लोगों के एक्सपीरियंसेस को हम देखते हैं, रिसर्च इस पे करते हैं। सो दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। परसेप्शन हम देखते हैं, एक बंदे को जैसे हार्ट अटैक हुआ है, तो अब इनका क्या परसेप्शन है इसके बारे में, इनकी क्या फीलिंग है, क्या थिंकिंग है पेशेंट का, ये जो थिंकिंग फीलिंग, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो हम देखते हैं, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इट इज इट यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग, यानी यहाँ हम स्पेसिफिसिटी से जनरल की तरफ जाएंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। सो मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टुवर्ड ब्रॉडर पैटर्न एंड गैदर रिच नैरेटिव डेटा। सो इसको अगर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्वांटिटेटिव में हमने कहा था कि डिटेक्टिव है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंडक्टिव है। ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव जैसे हम हेल्थ असेसमेंट में पढ़ते हैं ना कि जो पेशेंट हमें बताता है दैट इज सब्जेक्टिव, और जो हम पेशेंट में देखते हैं या मेजर करते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस है, तो ये तो हमें बताएगा पेशेंट, तभी हमें पता चलेगा। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च इज सब्जेक्टिव। एंड नैरेटिव है, नरेशंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछते हैं, तो हमें ना पेशेंट पूरा का पूरा वो बताता है कि इनके साथ क्या हुआ, वो क्या फील कर रहा है या क्या सोच रहा है। सो ये नैरेटिव होता है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, हमने स्केल बनाया होता है, आपने बायोस्टैटिस्टिक में भी पढ़ा होगा, आगे भी हम पढ़ेंगे, स्केल हम बनाते हैं। तो उस स्केल के हिसाब से जैसे हम कहते हैं ना कि आप सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है, फिर मॉडरेट सेटिस्फाइड है कि हाईली सेटिस्फाइड है, या आप न्यूट्रल है, एग्री है कि डिसएग्री है, या आप जो है इसके साथ जो है वो स्ट्रांगली एग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री। ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव में होता है।
लेकिन यहाँ पे नरेशन होता है। जैसे हम कहते हैं कि जो 2005 का ज़िलज़िला आया था, ज़िलज़िले के बाद आपका जो है वो फीलिंग्स क्या थे, तो अब ये जो फीलिंग्स क्या थे ये मरीज़ हमें खुद से वो जो अफेक्टेड पर्सन है वो खुद बताएगा, जो विक्टिम है। एंड ये इमरजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा ना, ये स्ट्रक्चर होता है क्वांटिटेटिव। मैंने कहा ये स्ट्रक्चर, इसमें जब हम बनाएंगे वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, बाद में हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिटेटिव में ये है कि बाद में आप चेंज कर सकते हो इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि आपको लोग डिफरेंट जो है वो शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस, तो रद्द बदल क्वेश्चन में हो सकता है। लेकिन क्वांटिटेटिव में जो आपने क्वेश्चन बनाया है, दैट क्वेश्चन विल गोस टिल द एंड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कंपैरिजन करें, ये इंपॉर्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन बिटवीन जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो अगर हम यहाँ पे आप देख रहे हो क्वांटिटेटिव है, फिर फीचर्स एंड क्वालिटेटिव। सो पैराडाइम अगर हम देखेंगे, जैसे कल हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिविज्म है और एक कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पैराडाइम में, तो पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव में होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नीचे और भी आ रहा है कि वहां पे हम देखते हैं रियलिटी एक ही है, सिंगल रियलिटी है। तो जो क्वांटिटेटिव है वो इसी पे काम कर रहा है। जैसे हमने कहा कि एक्सरसाइज से वेट कम होता है या नहीं होता, तो देखिए एक ही रियलिटी को हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम हम देते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम ओबीज लोगों में, और फिर हम देखते हैं कि इससे वेट कम होता है कि नहीं होता। देखिए एक रियलिटी है। रिसर्च के बाद रियलिटी कितनी, एक ही रियलिटी है, या तो वेट कम होगा या नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। क्वालिटेटिव रिसर्च में कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये नेचुरलिस्टिक पैराडाइम यूज करता है, यानी मल्टीपल रियलिटीज है यहाँ पे। आप एक फॉर एग्जांपल, आप जैसे मैंने कहा था कि जो अर्थक्वेक हुआ था, तो वहां पे आप पेशेंट जो है उसके पोस्ट इफेक्ट क्या है, कौन कौन से, जो आप यहाँ पे तो अगर पॉजिटिविज्म वाला देखेंगे तो कहेंगे डिप्रेशन है, लेकिन आप उसके पीछे आप देखेंगे कि और क्या क्या मसले है वहां पे। इसलिए वहां पे एक्सपीरियंसेस को देखना पड़ेगा। एक्सपीरियंसेस को जब आप देखेंगे तो इसके लिए आपको ओपन होना पड़ेगा, चीजों को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा आपको। दैट्स वाई वो कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाते हैं। रियलिटी मैंने कहा था, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है एंड सिंगल रियलिटी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी सब्जेक्टिव है, यानी आपको जो बताया जाता है वो रियलिटी है, जो आप देखते हो वो रियलिटी नहीं है। एंड मल्टीपल रियलिटीज होंगे, सिंगल रियलिटी नहीं है। फिर अगर आप रीजनिंग की तरफ जाएंगे, तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की, क्वांटिटेटिव डिडक्टिव रीजनिंग होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, ठीक है। मैंने कहा वेट लॉस और एक्सरसाइज का हम देख रहे हैं, एक जनरल वो है, फिनोमिना है। अब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि 30 मिनट अ डे जो है एक्सरसाइज एवरी डे, ये वेट लॉस करता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 1 महीने 2 महीने में 3-4 किलो वेट लॉस होता है इससे। तो हमने कहा कि 30 मिनट की एक्सरसाइज से 3-4 किलो 2 महीनों में वेट लॉस होता है। दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। जनरल बात किया थी कि एक्सरसाइज वेट लॉस करता है, हमने स्पेसिफिक यहाँ से हाइपोथेसिस बनाया यहाँ पे। वो टेस्ट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वांटिटेटिव में हम करते हैं। इंडक्टिव में ये होता है कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिसिटी है उससे हम जनरल की तरफ जाएंगे। फिर डिजाइन ये होता है कि फिक्स डिजाइन होता है क्वांटिटेटिव में। हम जब डिजाइन पहले से ही हम फिक्स करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, बाद में हम डिजाइन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्वालिटेटिव में ये है कि डिजाइन इमर्जेंट है, फ्लेक्सिबल है, बाद में हम क्वेश्चन में रद्द बदल कर सकेंगे ड्यूरिंग द स्टडी। लेकिन रिमेंबर, क्वांटिटेटिव में हम नहीं कर सकते। सैंपल यहाँ पे आप देखेंगे, सो लार्ज सैंपल लेते हैं क्वांटिटेटिव में, रैंडमली सेलेक्टेड सैंपल लेते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के जरिए फिर इसको एनालाइज करेंगे बाद में। यहाँ पे सैंपल सम स्मॉल लेते हैं, इसे पर्पसिव सेलेक्टेड सैंपल। सैंपल मेथड जब हम पढ़ेंगे आगे तो फिर पता चलेगा। तो यहाँ पे जो सैंपल है वो पर्पसिवली सेलेक्टेड सैंपल्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डिक पेशेंट आपको चाहिए और इसमें एमआई पेशेंट आपको चाहिए, इनमें आप पोस्ट एमआई एक्सपीरियंसेस देखते हैं, वो क्या है पेशेंट का। सो दैट इज स्मॉल सैंपल रिक्वायर्ड फॉर दैट।
डेटा अगर यहाँ पे जैसे हमने बात की क्वांटिटेटिव में हमारे पास नंबर्स आएंगे, स्कोर्स एंड काउंट्स, जैसे रेशो स्केल्स होगा, आगे हम इस पे बात करेंगे। एंड क्वालिटेटिव में वर्ड्स होते हैं, नैरेटिव्स एंड ऑब्जर्वेशंस, अल्फाज होते हैं, नैरेटिव्स नरेशंस, जो बताया जाता है आपको पेशेंट की तरफ से या जो पार्टिसिपेंट, यूजुअली हम रिसर्च में हम पार्टिसिपेंट यूज करते हैं, एंड ऑब्जर्वेशंस जो एक्सपीरियंसेस है। एनालिसिस, यहाँ पे हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं क्वांटिटेटिव में, स्पेसिस सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, एक्सेल हो गया, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव है इसमें हम यूज करते तो है, लेकिन यहाँ पे थीमेटिक होता है, इंटरप्रेटिव होता है, आप जो कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड है उसी को निकालते हैं, ठीक है, वहां पे इसका मतलब क्या था उसी से आप जो है वो रिजल्ट निकालेंगे जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। रिगर, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा रिसर्च जो है वो ज्यादा जो है वो क्रेडिबल होगा, रिगर अगर हम देखेंगे रिलायबल होगा, वैलिड होगा। तो इसमें जो रिसर्च क्वांटिटेटिव वो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पे बेस करता है रिगर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट, और वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट होना। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी का हम एग्जांपल ले लें, जैसे आप एक बैलेंस है, जैसे हम वेट मशीन है, उससे एक बंदे का फॉर एग्जांपल वेट जो है वो 70 kg है, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, वो 5 दफा 6 दफा अपना वेट चेक करता है, वो 70 kg ही आता है, तो ये हाईली रिलायबल मशीन है। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट, यानी आपका वेट हकीकत में भी 70 kg है और मशीन भी 70 kg ही आपको दे रहा है कि 70 kg है, जिसका मतलब ये बहुत हाईली वैलिड मशीन है। इससे रिगर का पता चलता है उसका, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। तो हम जो टूल यूज करेंगे, क्वेश्चनेयर हम यूज करते हैं वहां पे सर्वेस वगैरह के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, तो उसमें रिलायबिलिटी देखना पड़ेगा और वैलिडिटी। तो वहां पे फिर कंटेंट जो है वो CVIs हम करते हैं, कंटेंट वो इंडेक्स, वो हम देखते हैं कि वाकई यहाँ पे जो है रिलायबल है ये टूल या नहीं, वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखते हैं। और क्वालिटेटिव स्टडी में हम देखेंगे क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसफेरेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन क्रेडिबल होना, ट्रूथफुल होना, कि ये रिसर्च कितना जो है वो ट्रूथफुल है, कितनी ये रिसर्च जो है वो क्रेडिबल है, जिस पे यकीन किया जाए। तो इसके लिए डिफरेंट आगे हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे कि रिसर्चर क्या क्या इस तरह करेगा कि इनका रिसर्च जो है वो क्रेडिबल हो, जिस पे यकीन किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट से आपने कुछ क्वेश्चन आपने पूछा, कार्डियक पेशेंट है, कि पोस्ट MI जो है आप क्या फील कर रहे हो, आपके ख्यालात क्या है, वो आपको बताता है, फिर आप अपने पास लिखते हो, फिर आप इनसे कंफर्म करते हो कि आपका यही मतलब था जो मैंने लिखा है, आप इनको दोबारा सुनाते हो, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल यही मतलब था मेरा। दिस इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी। क्योंकि सम टाइम ना, जैसे मरीज कुछ कहता है और हम लिखते हैं लेकिन मरीज का वो मतलब नहीं होता, तो फिर हमारे पास वो कंफर्मेशन नहीं होता, तो कंफ्यूजन होता है कि मरीज का वाकई यही मतलब था या नहीं। एंड ट्रांसफेरेबिलिटी, जो ये रिजल्ट है ये दूसरे सेटिंग में भी ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि बायर मुल्कों में तो ये इस तरह होता है, लेकिन वहां पे तो होता है, लेकिन वो वाला निज़ाम इधर ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सेटिंग नहीं है, सेटिंग चाहिए हमें हमारे लिए। सो ट्रांसफरेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ के एक्सरसाइज जो है वो डेली अगर हम मॉर्निंग में 1 घंटे एक्सरसाइज किया करें, अब ये फॉर एग्जांपल डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज वो कौन करेगा, जो लोग फॉर एग्जांपल जिनके पास टाइम होता है, तो उन लोगों पे ये ट्रांसफरेबल है, यानी उन लोगों पे ये फाइंडिंग आप अप्लाई कर सकते हो कि हमने फला जगह पे रिसर्च की, वहां पे हमने लोगों को एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया, 2 महीने लोगों ने एक्सरसाइज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और इन लोगों ने 4-4, 5-5 किलो वेट को कम किया। अब ये हम दूसरे सेटिंग में भी अप्लाई करते हैं ये रिसर्च, तो वो सेटिंग में अगर आप अप्लाई करेंगे और ये रिसर्च वहां पे काम करेगी कि नहीं, इसको कहते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी। गोल का मतलब होता है कि प्रेडिक्शन, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो प्रेडिक्शन करता है, यानी ये होता है कि ओबेसिटी कॉजेस हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम करते हैं प्रेडिक्शंस। एंड जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में ये होता है कि गोल जस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है, कि आपको पता चले कि फीलिंग क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, एंड मीनिंग का पता चले। सेटिंग कहाँ पे रिसर्च कंडक्ट होगा, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादातर कंट्रोल्ड होता है, यानी लैब या क्लिनिकल सेटअप में होता है, जैसे आपके पेशेंट पे होता है, या लैब में जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है। जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च वो नेचुरल होता है, जैसे रियल वर्ल्ड फिनोमेना ना, जैसे आप मैंने कहा आप लोगों के पास जाते हो और वहाँ पे जो रियल वर्ल्ड नेचुरल सेटिंग है वहाँ पे बैठ के लोगों से बात करते हो। सो ये इनके वो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में हम यहीं पे देखते हैं कि जो इसके टाइप्स है, मेन ये 4 टाइप्स है, और फिर आगे हम कुछ और भी टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे क्रॉस सेक्शनल हम पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, केस कंट्रोल वगैरह। लेकिन मेन अगर हम फोकस करें तो डिस्क्रिप्टिव है, सो ये लीस्ट कंट्रोल है, एंड नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। मैनिपुलेशन कहते हैं, मैं आपको जनरली समझा दूं, जैसे एक पेशेंट होता है ओबीज। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे इलाके में कितने लोग ओबीज है, ये भी एक रिसर्च है। तो ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, हम जस्ट देखते हैं प्रिवेलेंस को कि ऑलरेडी कितने लोग ओबीज है यहाँ पे। तो हम कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं बाहर से। इंटरवेंशनल स्टडी जैसे क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन, मैनिपुलेशन बाहर से देते हैं, यानी एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब जब हम एक्सरसाइज प्रोग्राम देते हैं, वहां पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में, कि कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, हम जस्ट देखते हैं कि प्रिवेलेंस कितना है। सो डिस्क्राइब फिनोमेना एज दे एग्जिस्ट, जो फिनोमेना है उसी को इसी तरह एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने कहा डायबिटिक के कितने पेशेंट हैं, या आपके हॉस्पिटल में जो है फॉर एग्जांपल डेली कितने लोग जो है एमआई के आते हैं सीसीयू में। कोरिलेशनल रिसर्च में भी मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट इन्फरिंग कॉजेशन, यानी हम कॉजेशन नहीं देखते, यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे नर्सिंग लोड और पेशेंट सेटिस्फेक्शन, इसके दरमियान हम रिलेशन देखते हैं। तो अगर नर्सिंग लोड ज्यादा है तो हम देखते हैं कि वाकई इससे पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है कि नहीं, या जब नर्सिंग लोड कम है तो वहां पे पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है कि नहीं। इसको कहते हैं रिलेशनशिप। तो नर्सिंग ओवरबर्डन और नर्सिंग जो वर्कलोड है उसका हम कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है विद द पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल। इसके बाद क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज लेवल 3 स्टडी है, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड स्लाइड में कि ये लेवल 1 स्टडी है, कोरिलेशनल लेवल 2 स्टडी है, एंड फिर हाईएस्ट लेवल 3 स्टडी जो है वो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में फिर ये होता है कि पार्शियल कंट्रोल होता है आपका, इंटरवेंशन यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हम इंटरवेंशन देते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज प्रोग्राम दे दे वेट लॉस के लिए, दिस इज इंटरवेंशन नाउ, बट लेक्स रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप। इसमें रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, नेक्स्ट हम स्लाइड में इस पे बात करेंगे। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रोल होता है, फुली कंट्रोल स्टडी होती है, और ये लैब स्टडीज होती है यूजुअली फुली कंट्रोल, यानी रिसर्चर के हाथ में सब कुछ होता है। यहाँ पे रेंडमाइजेशन भी होता है, इंटरवेंशन भी होता है, एंड कंट्रोल ग्रुप भी होता है। एंड एस्टेब्लिशेस कॉजेशन, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट स्टडीज को कहते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी। तो अगर हम इसको एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम यूं देखेंगे कि इट इज सिस्टमेटिकली एंड इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमेनन, सिचुएशन और पॉपुलेशन। एक फिनोमेना का ये हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, जैसे मैंने कहा डायबिटिक कितने लोग होते हैं फला एरिया में। द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट एनी वेरिएबल, रिसर्चर बाहर से कोई भी वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं करता। यानी अगर रिसर्चर पहले लोगों को एक एक्सरसाइज शुरू करे 3 महीने बाद और फिर देखे कि कितने लोग ओबीज है, तो ये तो इंटरवेंशनल स्टडीज है, उससे तो आपको डिस्क्रिप्शन का वो नहीं पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो प्रिवेलेंस के साथ है। द गोल इज टू आंसर व्हाट इज रादर देन व्हाई, यानी गोल क्या है कि व्हाट का बारे में हमें पता चले कि व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन इस्लामाबाद,
ठीक है, या व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन पिम्स हॉस्पिटल ऑन डेली बेसिस। नो इंटरवेंशन, यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होता। जैसे सर्वेज होते हैं, हम जनरली देखते हैं सेंसेस, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती है ना। क्रॉस सेक्शनल भी आपको पता है एक स्नैपशॉट होता है, वन टाइम स्टडी होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइबिंग द प्रिवेलेंस ऑफ प्रेशर इंजरीज among ICU patients in a tertiary hospital using a structured checklist। आप क्या कर रहे हो, आप एक हॉस्पिटल जाते हो, फॉर एग्जांपल आप पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद जाते हो और वहां पे देखते हो कि आईसीयूज में जो पेशेंट एडमिट है उनमें आप प्रिवेलेंस देखते हैं कि ऑलरेडी कितने लोगों में यहाँ पे प्रेशर इंजरीज है। देखे व्हाट आप देखते हैं, व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ प्रेशर इंजरीज अमंग आईसीयू पेशेंट्स इन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद। अब ये आप चेकलिस्ट लेके जाते हो और जितने लोगों में है वो डेटा आपके पास आ जाता है। आखिर में आप कहते हो कि हमने आईसीयू में जो है वहाँ पे देखा 100 पेशेंट्स को हमने देखा और 60 पेशेंट को वहाँ पे फॉर एग्जांपल बेड सोर्स थे, तो 60% जो है वो प्रिवेलेंस रेट है आईसीयूज में पिम्स में फॉर एग्जांपल। दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसके बाद आते हैं कोरिलेशनल रिसर्च की तरफ। It examines the relationship between correlation, co-education. So correlation, examine the relationship between two or more variable as they occur naturally without manipulation. हम इसमें manipulation नहीं करते, अगेन हम just relation देखते हैं। ठीक है, तो अब रिलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम the strength and direction of association is measured। इसको हम आर वैल्यू कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन को आर वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आ गए स्पेसिस में इसको फिर जब, क्योंकि आर वैल्यू जो है वो -1 0 एंड +1। +1 का मतलब होता है कि स्ट्रांग एसोसिएशन है, 0 का मतलब होता है कि न्यूट्रल है, नो एसोसिएशन, एंड -1 का मतलब होता है कि नेगेटिव एसोसिएशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं, नो काजेशन, इसमें हम काज नहीं देखते कि फला चीज फला को काज करते हैं, तो हम ये नहीं देखते, हम जस्ट कहते हैं कि जो नेचुरल सेटिंग है उसमें ये एक फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर मुतासिर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो नीचे एग्जांपल है इससे भी हमें समझ आएगी। तो इससे हम एक तो नो काजेशन, जस्ट रिलेशनशिप एंड आर वैल्यू। आर वैल्यू का मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या नो रिलेशन है। तो इससे कुछ प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं ना, प्रेडिक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, examining the relationship between nurses burnout scores and patient satisfaction rating across hospitals units। फॉर एग्जांपल, हम इसी पिम्स हॉस्पिटल में दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत ज्यादा रश है, तो यहाँ पे नर्सेज बर्न आउट बहुत ज्यादा है, यानी नर्सेज थक जाती है, बहुत ज्यादा पेशेंट को हैंडल करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल हम देख रहे हैं कि क्या जो ये नर्सेज बर्न आउट है इसका पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल पे कोई इफेक्ट है कि नहीं। तो सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कोई टूल बनाया होगा और इससे हम पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल को असिस्ट करते रहेंगे। तो वहां से हम देखते हैं जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा कि आर वैल्यू, मतलब तो आर वैल्यू हम देखेंगे कि आर -1 में आ रहा है, 0 है या +1 है। अगर हम देखते हैं कि +1 है, +1 का मतलब -1, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे बर्न आउट कम होता जा रहा है तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो ये -1 में जाएगा आर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रिलेशन है ना, कि एक चीज कम होता है तो दूसरा ज्यादा हो जाता है, यानी जो नर्सेज का बर्न आउट ज्यादा है तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे नर्सेज तो पेशेंट रेशो जो है वो फॉर एग्जांपल 1:1 है या 1:2 है, वहां पे बर्न आउट नहीं है। जब नहीं है, जब वहां पे हमने देखा कि जब बर्न आउट नहीं है तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है। डिक्रीज लेवल ऑफ बर्न आउट जो है उससे पेशेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि पेशेंट को फिर सही केयर मिलेगा, प्रॉपर केयर मिलेगा पेशेंट को। सो इसको हम कहते हैं कि कोरिलेशन है, जस्ट हम देखते हैं ये चीज ऑलरेडी वहां पे है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा है कि आप अपना बर्न आउट इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है।
हम जस्ट देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है इसका पेशेंट के सेटिस्फेक्शन लेवल पे क्या असर है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्ट रिलेशनशिप देखते हैं, हम काजेशन नहीं देखते। काजेशन में आगे हम चीजों को मैनिपुलेट करेंगे तो हमें काजेशन का पता चलेगा, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होगा। क्लियर? सो कोरिलेशन रिसर्च में क्या होता है कि जिस इसमें हम जस्ट रिलेशन देखते हैं और इसके लिए हम आर वैल्यू, वो इस बेसिस से हमें जो रिजल्ट आएगा इसका जो हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन जो करते हैं वो आर वैल्यू से करते हैं। सो आर वैल्यू हमें शो करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये देखिए टेस्ट काज एंड इफेक्ट। जब काज एंड इफेक्ट की बात आएगी इसका मतलब है कि रिसर्चर एक्टिवली इन्वॉल्व है, मैनिपुलेशन कर रहा है बाहर से। तो इसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इंटरवेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बायोस्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। हम भी शायद नेक्स्ट यूनिट्स में इस पे बात करें, लेकिन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल हम दो वो लेते हैं, एक जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी है और एक होता है एक्सरसाइज। सो ओबेसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सरसाइज इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम जब एक्सरसाइज को कम ज्यादा करते हैं तो ओबेसिटी कम ज्यादा होगी। जैसे जैसे एक पेशेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपना रहा है, इनका वेट बढ़ता जाएगा नो एक्सरसाइज। और फिर जब एक्सरसाइज को हम इंक्रीज करवा रहे हैं कि भाई एक्सरसाइज ज्यादा करें तो वहां पे वेट लॉस की तरफ जाएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि ओबेसिटी डिपेंड है एक्सरसाइज पे। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ओबेसिटी कम होगी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ओबेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है, बाहर से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस्तेमाल करता है। सो लेक एटलीस्ट वन हेलमार्क ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल। क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, क्वाज़ाई में या तो रेंडमाइजेशन नहीं होता या कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, जो कि एक्सपेरिमेंटल में ये सारे के सारे चीजें होगी। ये मेन डिफरेंस है, याद रखें। एक रेंडमाइजेशन नहीं होता या कंट्रोल ग्रुप नहीं, या दोनों नहीं होते क्वाज़ाई में, जो कि एक्सपेरिमेंटल में चारों के चार नीचे हम इस पे बात करेंगे। तो ये कॉमन इन नर्सिंग वेयर रेंडमाइजेशन इज इम्प्रैक्टिकल और अनएथिकल। समटाइम मुश्किल होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि जो स्मोकिंग है इससे बीपी इंक्रीज होता है कि नहीं। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि आप लोगों को सिगरेट दे दें कि आप स्मोक करें। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज करते हैं, हम जो लोग ऑलरेडी स्मोक कर चुके हैं इसको हम देखते हैं, इससे हम हिस्ट्री लेते हैं, ये हम कर सकते हैं। या जो स्मोक कर रहे हैं इन्हीं को हम जो है वो देख रहे होते हैं। बाकी बाहर से अगर हम किसी को सिगरेट दे दें कि आप स्मोक करें 3-4 महीने और फिर हम देखेंगे, तो ये अनएथिकल है। तो इसलिए रेंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप के मसले आ रहे होते हैं। तो की फीचर क्या है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल, इसमें एक इंटरवेंशन बाहर से हम देंगे। ठीक है, इंटरवेंशन कोई नर्सिंग इंटरवेंशन भी हो सकता है, मेडिकल वाले डॉक्टर कर रहे थे मेडिकल इंटरवेंशन हो सकता है। हम जैसे इंटरवेंशन देंगे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, ये एक इंटरवेंशन है बाहर से। नो रेंडमाइज, इधर रेंडमाइजेशन नहीं है। बस जो लोग आते हैं, बस हमने देखा कि ये इतने लोग है और इतने लोग बीज है, भाई आप सब आ जाओ, और इसी में हम एक्सरसाइज का जो है वो प्रोग्राम शुरू करते हैं। कंपेरिजन ग्रुप, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे समटाइम देख जाता है कि कंपेयर करे फिर इसके साथ, एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट होता है ऑफ कोर्स। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग वेदर अ न्यू हैंड हाइजीन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी नर्सेज है, इन्होंने ना न्यू हैंड हाइजीन प्रोग्राम जो है वो बनाया है, प्रोटोकॉल, एक न्यू प्रोटोकॉल आया है हॉस्पिटल में। अब वो देख रहे हैं कि इससे वो क्लाप्सी रिड्यूस्ड होता है कि नहीं। ठीक है, जो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है क्लाप्सी, ये इससे कम होते हैं कि नहीं। और इसी को कंपेयर कर रहे हैं, ये देख रहे हो कंपैरिजन ग्रुप, इसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो इंटरवेंशन क्या है इसमें, इंटरवेंशन है हैंड हाइजीन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इंटरवेंशन है। ठीक है, रेंडमाइजेशन नहीं है, बस दो वैसे ही, बस एक वार्ड हम लिया फॉर एग्जांपल मेडिकल ए वार्ड और एक मेडिकल बी वार्ड, जस्ट ऐसे ही लिया, कोई रैंडमली नहीं लिया। मेडिकल ए वार्ड में हम हैंड हाइजीन प्रोग्राम कर रहे हैं और मेडिकल बी वार्ड में जो प्रैक्टिस चल रहा है वही है। सो इसमें कंपेयर कर रहे हैं यूनिट दैट डिड नॉट रिसीव ट्रेनिंग। जैसे मैंने कहा मेडिकल बी वार्ड में ट्रेनिंग नहीं है, वो नर्सेस यूजुअल जैसे करती है आ रही है वही कर रही है, जो कि मेडिकल ए वार्ड में हम क्या कर रहे हैं, हैंड हाइजीन प्रोग्राम जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और फिर नर्सेज उसी हिसाब से केयर देंगे विदाउट रैंडम असाइनमेंट्स।
और फिर हम पोस्ट एंड प्री एंड पोस्ट टेस्ट करेंगे। यानी प्री टेस्ट में हमने देखा था कि दोनों वार्ड में सेम रेट ऑफ इन्फेक्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल क्लाबसी का ना, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल वहां पे भी 50% इन्फेक्शन रेट आ रहा है मेडिकल बी वार्ड में, और मेडिकल ए में भी 50% है। ये प्री टेस्ट था, यानी जब हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं दिया था। पोस्ट टेस्ट में क्या होगा जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, क्योंकि वार्ड ए में, मेडिकल वार्ड ए में हमने क्या दिया था, ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था। अब हम जब देखेंगे पोस्ट टेस्ट में दोबारा 3 महीने बाद, 4 महीने, जो भी हमने टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, अब हम दोबारा जाके देख रहे हैं कि जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हुआ है कि नहीं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। जब हम दोबारा देखेंगे तो हम देखते हैं कि वाकई यार वहां पे तो 20% पे रेट आया है। और जो हमारा कंपैरिजन ग्रुप है उसका हम अगेन देखेंगे, वो 50 से 60% पे चला गया या 50% है। लेकिन जिनको हमने ट्रेनिंग दिया था तो उसमें ये 20% पे आ गया। दैट क्लियरली शोज कि ये प्रोग्राम जो था ये बहुत ही इफेक्टिव था, इससे इन्फेक्शन रेट कम हो गया है। इसलिए इसको क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहते हैं। और इसी में मैंने कहा था कि नो रेंडमाइजेशन, इसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता। एंड सम टाइम जो है वो कंट्रोल ग्रुप भी, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे ग्रुप भी मसला आता है, कंट्रोल ग्रुप। इसके बाद जो है ना, जो सबसे टॉप पे जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इट्स आल्सो कॉल्ड RCT, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब इसमें क्या होगा, नाम से ही आपको पता चलता है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यानी रेंडमाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट टू ग्रुप्स। आप 100 लोगों का, फॉर एग्जांपल आप 100 लोग हैं, इनमें 2 ग्रुप बना रहे, तो आप रैंडमली एक ग्रुप 50 का एक ग्रुप बनाएंगे और 50 का दूसरा ग्रुप बनाएंगे रैंडमली। ऐसा ना हो कि 1 से 50 तक अलग हो जाए और 50 से 100 तक अलग हो जाए, नहीं, रैंडम असाइनमेंट्स हम करेंगे। तो इसमें सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे हो या लॉटरी भी, सैंपल सैम्पलिंग का जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक तकनीक है लॉटरी, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्लस्टर भी हम बना सकते हैं वहां पे, लेकिन हम यहाँ पे रेंडमाइजेशन जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने वहां पे कहा कि मेडिकल ए वार्ड और मेडिकल बी वार्ड, अब हॉस्पिटल में तो और भी बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो फिर इसलिए रेंडमाइजेशन करते हैं। रिसर्चर मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्चर क्या करेगा, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवेंशन को, जो हम बाहर से इंटरवीन कर रहे हैं, वो या नर्सिंग केयर है या कोई मेडिसिन है या एक्सरसाइज प्रोग्राम है, जो भी है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेंशन। ये क्वाज़ाई में भी होगा और एक्सपेरिमेंटल में भी होगा, लेकिन क्वाज़ाई में मैंने कहा था कि रेंडमाइजेशन नहीं है। और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या रेंडमाइज कंट्रोल डिजाइन में क्या होता है, रेंडमाइजेशन जरूर होगा। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि यूज ऑफ कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप, यहाँ पे ये मस्ट है। वहां पे हमने कहा था ना कि या रेंडमाइजेशन नहीं होता या कंट्रोल ग्रुप नहीं होता या समटाइम दोनों नहीं होते, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये दोनों ग्रुप मौजूद होंगे। यानी रेंडमाइजेशन भी हम करेंगे, मैनिपुलेशन तो करते हैं, और कंट्रोल या कंपैरिजन ग्रुप जो है ये जरूर होना चाहिए। तो इसलिए इसको कहते हैं रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। देखिए रेंडमाइज है और कंट्रोल है, ये ट्रायल हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है वो सिट एट द टॉप ऑफ द एविडेंस हायरार्की। टॉप ऑफ द एविडेंस हायरार्की है, सबसे टॉप पे ये है, लेवल 3 स्टडी जिसको कहते हैं, क्योंकि रेंडमाइजेशन भी है, हम 2 ग्रुप बनाएंगे लेकिन रैंडमली, ताकि बायसनेस ना हो। जैसे हमने कहा ना कि हमने सिर्फ मेडिकल ए वार्ड को अपनी मर्जी से बस देख लिया और फिर मेडिकल बी वार्ड इसको यूज कंपैरिजन के लिए हमने वो पे ले लिया। तो जो आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो इसमें बायसनेस भी तो हो सकता है कि वहाँ पे आपके जानने वाले हो या वो आपके लिए इजी हो। तो समटाइम जैसे हमने कहा ना कि आप करते हो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंटल में फिर ये नहीं होता, वहाँ पे रेंडमाइजेशन जरूर होता है। कंट्रोल ग्रुप आप जरूर रखते हो, क्योंकि सम टाइम ये होता है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता, वो एक ही वार्ड में कर रहे होते हैं, इनके प्री एंड पोस्ट देखते हैं। एंड काजेशन,
तो कॉजेशन का फिर हमें ना आखिर में पता चलता है ना इसका। जैसे हमने कहा ना कि जो प्रोग्राम है क्लास सी के लिए नर्सिंग लेट हैंड वॉशिंग प्रोग्राम, इससे क्या होता है, इससे फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन रेट कम होता है। इट कॉजेज द इन्फेक्शन रेट टू रिड्यूस। ब्लाइंडिंग इफेक्ट्स आते हैं फिर, यानी यहाँ पे रिसर्चर पार्टिसिपेंट को भी नहीं बता रहा होता क्लियरली कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेटा कलेक्टर को भी नहीं बताता, क्योंकि जब बताएंगे तो फिर ब्लाइंडिंग वो इफेक्ट्स आएंगे ना, लोग फिर खुद को मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, randomly assigning post-operative patient to either a structured nursing-led pain education program or standard care to measure difference in opioid use at 24 hours। जैसे आपने देखा होगा जब सर्जरी होती है तो इसके बाद पोस्ट सर्जिकल पेन के लिए ओपियाइड यूज करते हैं, मॉर्फिन या ट्रामाडोल वगैरह ये यूज करते हैं, एंड नलबेफिन। अब हम देखते हैं कि एक स्पेशल नर्सेज है, इनको स्पेशल वो नर्सिंग लेड पेन एजुकेशन प्रोग्राम में वो एक्सपर्ट है, और जो दूसरे वार्ड में जो है ना कॉमन नर्सेज है उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रेंड नर्सेज है जो स्पेसिफिकली पेन एजुकेशन प्रोग्राम में ये ट्रेंड है, हम देखते हैं कि इनके पास जब ओटी से पेशेंट आता है उनमें पोस्ट सर्जिकल पेन मैनेजमेंट के लिए कितने इंजेक्शंस लगते हैं, और जो स्टैंडर्ड है यानी वैसे जो कॉमन केयर देते हैं नर्सेज, उनके केयर में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कितने इंजेक्शन लगते हैं। अब ये देखिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, तो ये हम रेंडमाइजेशन करेंगे, इसमें कंट्रोल ग्रुप लेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो नर्सिंग या नर्स लेड पेन एजुकेशन प्रोग्राम है उनके पास जो पेशेंट आए थे तो इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंजेक्शन लगा था ओपियाइड का, और जो स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर रहे थे जिन्हें नहीं पता था कि व्हाट इज नर्सिंग लेड पेन एजुकेशन प्रोग्राम, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो उनके केयर में पेशेंट थे उनको 3 या 4 इंजेक्शन लगे थे। तो इसका मतलब ये है कि जो नर्स लेड पेन एजुकेशन प्रोग्राम है ये बहुत इफेक्टिव है। सो दिस इज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रिमेंबर इसमें 4 चीजें हैं, रेंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप और फिर काजेशन एंड ब्लाइंडिंग, वो इसमें है। मैनिपुलेशन तो जैसे है वो सब वो दोनों में होगा, मैनिपुलेशन दोनों में होगा। तो आखिर में अगर हम इसका देख ले क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी का अगर हम ओवरव्यू कर ले तो ये स्टडी शेयर रखा मन मेथडोलॉजिकल बैकबोन जितने भी, चाहे डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, ठीक है, जहाँ पे हम कंपैरिजन स्टडीज है, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है। उन चारों में क्या होता है, एक तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जो थीमेटिक वेरिएबल्स है उसको हम ऑपरेशनल करते हैं। आपके प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आया था, आपको जो मैंने सेंड किया उसमें आप देखेंगे, ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड कंसेप्चुअल डेफिनेशन। सो कंसेप्चुअल डेफिनेशन होता है यूजुअली थीमेटिक होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इससे हमें अंदाजा नहीं होता प्रॉपरली। जैसे एकेडमिक एक्सेलेंस है फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एकेडमिक एक्सेलेंस, ठीक है, तो अब इससे आपके जहन में ये एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी है एकेडमिक एक्सेलेंस। लेकिन अब इसको अगर हम ऑपरेशनलाइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे सीजीपीए लेंगे कि जिन लोगों का सीजीपीए 3.7 से या 3.8 से या 3.6 जो भी हम लिमिट रखते से ऊपर है, तो इससे एकेडमिक एक्सेलेंस का पता चलता है कि यहाँ पे लोग बहुत काबिल है, ठीक है। तो वो जो एकेडमिक एक्सेलेंस था दैट वाज अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन, वो एब्स्ट्रैक्ट था, वो वैग था, उसको कोई क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट इज मीन बाय एकेडमिक एक्सेलेंस। लेकिन जब हमने इसको ऑपरेशनलाइज किया कि जिन लोगों का जीपीए से 3.7 से या 3.6 से अबव है, उस इंस्टीट्यूट में जो एवरेज इतना जीपीए आता है उसको हम एकेडमिक एक्सेलेंस कहेंगे कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा काबिल है, काम करते हैं, मेहनती है। तो इसको कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद है स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन, ये भी सब में चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में भी चाहिए, कोरिलेशन में भी चाहिए, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में भी चाहिए, एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन। आगे हम डेटा कलेक्शन टूल्स पे जब आप बात करेंगे तो आपको तब पता चलेगा। स्टैटिस्टिक एनालिसिस सबका होगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है,
थीमेटिक और इंटरप्रिटेटिव नहीं होता, जैसे वो इंटरप्रिटेटिव होता है उसमें क्वालिटेटिव में। यहाँ पे स्टेटिस्टिकली होगा सब में। यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस जनरेशन होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि जो एक्सरसाइज है, लिए एक्सरसाइज से क्या होता है, वेट कम होता है। ये हमने हाइपोथेसिस बनाया था कि 1 आवर डेली एक्सरसाइज रिड्यूस वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 आवर डेली एक्सरसाइज फॉर 30 days रिड्यूस 3 kg वेट और 3 kg वेट। अब देखिए ये हाइपोथेसिस है। अब इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं। तो हम इस पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। एंड की मेथोडोलॉजिकल डिसीजन इंक्लूड लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, यानी आगे बायोस्टैटिस्टिक में भी आपने पढ़ा होगा कि नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल एंड रेशो। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। क्वांटिटेटिव में ये सब पे हम करते हैं। हाँ, क्वालिटेटिव में जब हम आएंगे तो फिर वहाँ पे ज्यादातर जो इन्वॉल्व होता है वो नॉमिनल पे फोकस करते हैं, ऑर्डिनल पे। इंस्ट्रूमेंट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देखी जाएगी। ऊपर हमने कहा था ना कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, यानी जो डेटा कलेक्शन टूल हम यूज कर रहे हैं, अब वाकई वो वैलिड है कि नहीं, तो इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखी जाती है। सीवीआईज इसका हम देखेंगे, ठीक है, कि जो इसके अब वो कंटेंट आइटम वैलिडिटी इंडेक्स है वो ठीक है या नहीं है, इसमें क्वेश्चंस कितने वैलिड है, तो उसकी फिर टेस्टिंग बाद में होगी, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि बस किसी ने चैट जीपीटी से क्वेश्चनर बनाया और चला गया डेटा कलेक्शन के लिए, या खुद से आपने बनाया और आप चले गए, क्योंकि इस पे पूरा टाइम लगता है। इसका हम सीवे करते हैं कंटेंट का, फिर देखा जाता है कि वो कितना वो ठीक है या नहीं है। एंड सैंपल साइज एडिक्वेसी, यानी पावर एनालिसिस यहाँ पे होगा। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होंगे क्योंकि आपने सैंपल कितना सैंपल लेना है, तो स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हैं। एन अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मीन और मीडियन, मोड, फिर आगे परसेंटेजेस वगैरह, परसेंटाइल, ये जितने भी है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है। मैं स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा इसको। फिर आगे हम देखेंगे कि टी टेस्ट है, जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, इसके फिर अपने एजम्पशंस होते हैं। बाय द वे फिलहाल आपके कोर्स में इतना नहीं है, तो टी टेस्ट हम करेंगे अगर दो ग्रुप है, जैसे हमने आईआरसीटी में देखा, तो वहाँ पे यूजुअली टी टेस्ट होते हैं प्री एंड पोस्ट। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होगा अगर डिफरेंट ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप में कर रहे हो तो डिपेंडेंट टेस्ट होगा। अगर आप किसी स्टैंडर्ड के साथ मेजर कर रहे हो तो वन सैंपल वो टी टेस्ट होगा। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये एक और पैरामीट्रिक है जब 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट। काय स्क्वायर टेस्ट होते हैं, तो इसमें फिर आगे स्पेयरमैन्स वगैरह हम पियर्सन देखेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस पे फिर आगे ये बहुत सारे वो है, लेकिन आपके कोर्स में आई डोंट थिंक सो की चीजें होगी, क्योंकि ये पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं आगे फिर। अच्छा जी, सो ये जनरल एक आपको पता चल गया कि व्हाट इज क्वालिटेटिव स्टडी एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव स्टडी। वो बेसिक्स डेफिनेशंस मैंने आपको बताया, कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया, और फिर क्वांटिटेटिव स्टडीज के 4 मेन टाइप्स पे हमने बात की। आगे इनके अंदर फिर हम फर्दर भी देखेंगे कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, फिर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, एंड केस कंट्रोल स्टडी क्या है। क्यों ना मैं आपको यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स जो है वो दे दूँ, ठीक है, टू बी कंटिन्यूड के नीचे। एक तो आप आज क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडी, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आया है, ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो क्या है, ये भी ज़रा आप देख ले, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा फिर। दिस वुड बी असाइनमेंट, ठीक है। एंड द अदर वन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ये भी आप देख ले। फिर रेट्रोस्पेक्टिव, ये टाइम लिहाज के साथ है, ठीक है, एंड प्रोस्पेक्टिव, ठीक है।
रेट्रोस्पेक्टिव क्या है और प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, ये वैसे जनरली आपको देखना चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में हम वो रेट्रो चलते हैं यानी पीछे जाते हैं। जैसे किसी को अगर कैंसर है तो हम हिस्ट्री में जा जाके पीछे काज की तरफ जाते हैं। अच्छा ये सिगरेट पी रहा था बहुत ज्यादा, तो काज की तरफ हम जाएंगे। काज, ठीक है, हम काज इफेक्ट कहते हैं ना, तो काज की से हम इफेक्ट की तरफ जाते हैं, वो इफेक्ट से हम काज की तरफ जाते हैं, डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ। प्रोस्पेक्टिव में हम आगे चले जाते हैं, ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है और आगे हम देखते हैं कि इससे क्या होगा। जैसे एक पेशेंट सिगरेट पी रहा है तो आगे हम देखते हैं कि उसको हाइपरटेंशन होता है कि नहीं, या एक पेशेंट सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, रिस्क फैक्टर अभी मौजूद है और हम देखते हैं कि 3 साल बाद 4 साल बाद इसमें ओबेसिटी होती है कि नहीं, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है। सो रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल, प्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आप देखेंगे कि ये एक स्नैपशॉट होता है, टाइम बाउंड, ठीक है। ये एक ही वक्त में जो है, जैसे मैंने कहा कि हम कैप स्टडीज करते हैं या प्रिवेलेंस देखते हैं, वो सब इसी में देखते हैं। केस कंट्रोल स्टडी अभी हमने बात की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, केस और कंट्रोल, ठीक है। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट्स है और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों से पूछ लूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। चलो जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।